हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नेहा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7, जिसका टाइटल है BLI 221 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। इसका यूनिट 3 है। इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट के बारे में जो कि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी थी, इसके टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन में शुरू कर दिए थे, और मैंने आपको इसे ग्रोथ पैटर्न के बारे में बता दी जो 3 प्रकार के होते हैं कि पहले में डिसिप्लिन के बारे में बता रखा है, फिर मिशन के बारे में बता रखा है, और फिर इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रखा है। तो आगे हम शुरू करते हैं कि इसके टाइप्स में भी मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था कि मैंने कल जो ख़त्म किया था वो इसकी संस्थानों के बारे में बता दिया था, और हमने पुस्तकालय तक ख़त्म कर लिया था। तो जो आज हम शुरू करने वाले हैं वो यहाँ से प्रलेखन केंद्र, सूचना विश्लेषण केंद्र, डाटा केंद्र। तो आज हम इन सारे पर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये कल हमने करा दिया था, और हम स्टार्ट करेंगे प्रलेखन केंद्र से। तो प्रलेखन केंद्र कौन से होते हैं? प्रलेखन केंद्र वो होते हैं जहाँ बहुत सारे जो प्रलेख होते हैं ना, उनको रखा जाता है। फिर उनका क्या किया जाता है कि प्रोसेस किया जाता है कि हम कह सकते हैं कि पहले जो प्रलेख होते हैं उनको संग्रह करते हैं, फिर उनका भंडारण करते हैं, फिर उनको विस्थापन करते हैं, फिर उनका विश्लेषण करके उन्हें प्रसार करते हैं। यानी जिन लोगों को उनकी ज़रूरत होती है, जो उनकी मांग करते हैं, हम उनको उन आंकड़ों तक या उन प्रलेखों तक पहुँचाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हर कोई अपना डाटा कलेक्ट करता है, चाहे कोई यूट्यूब हो या कोई भी कंपनी हो, हर किसी का अपना एक डाटा होता है, हर कोई अपना डाटा कलेक्ट करता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर मान लें कि वैज्ञानिक होते हैं, उनके क्या होते हैं कि वो पदार्थों के तापीय गुणों का, या फिर व्यवसाय में मान लो कि लाभ हानि या क्रय विक्रय, मतलब सब चीज़ों का क्या होता है कि एक आंकड़ा रखा जाता है। तो हम प्रलेखन केंद्र के अंदर कह सकते हैं कि सारे डाटा को रखा जाता है। तो अब हम इसमें से पढ़ लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध शोध गतिविधि अधिकांश एक व्यक्तिगत विषय होती है, परंतु परिस्थिति तेजी से बदली एवं दल कार्य बन गए। मतलब अलग अलग चीज़ें चेंज होने को दिखती हैं। सरकारी व निजी दोनों प्रकार के संगठन फिर शोध आदि के तौर पे परिवर्तन देखने को मिलता है। इनका कहना है कि जो विज्ञान है और सूचना विस्फोट भी हुआ है, और महाविषय नवविकास भी देखने को मिलता है। तो ये सारा इसमें बताते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं प्रलेखन केंद्र के अंदर। तो प्रलेखन केंद्र का एक तरीके से मुख्य यूज़ हमें इसमें देखने को मिल गया है कि पहले क्या करते हैं कि सारे डाटा को इकट्ठा करना, फिर उसको जैसे ज़रूरत है उसको देना। तो ये सारा इनके अंदर आ जाता है। अब आते हैं सूचना विश्लेषण केंद्र। सूचना विश्लेषण केंद्र के बारे में कि किस सूचना को एनालिसिस करना। जैसे कि इसके सबसे पता चल रहा है कि जो सूचना का है इसको विश्लेषण करना है, जो कि जो रो डाटा आता है, यानी कि जो कच्चा डाटा आता है, यानी कि सिर्फ डाटा ही कह सकते हैं, नॉर्मल डाटा है, तो उस पर काम करते हैं। उसे इतना मतलब उस पर इतना काम करते हैं कि उसे यूज़फुल डाटा बना देते हैं कि वो किसी के काम आ सके, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन बना देते हैं। तो अगर अब की बात करें तो डाटा क्या है कि बहुत सारा डाटा है, लेकिन कुछ सही डाटा है, गलत डाटा है, तो ये पता नहीं चलता ये कौन सी काम की ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन है, कौन सी बिना काम की ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन। तो उसी डाटा को अपने पास इकट्ठा करके उसमें एनालाइज करते हैं कि ये कौन सी काम की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये सारा उसमें प्रोसेस करने के बाद में उसे एनालिसिस करके एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बनाया जाता है, और उसके बाद जिसे उसकी ज़रूरत होती है ना, ये इन्फॉर्मेशन उसे दी जाती है। तो अब इसमें भी एक बार पढ़ लेते हैं कि इनकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं इग्नू वाले। कि सूचना विश्लेषण संबंधित गतिविधि है जिन्हें 19वीं शताब्दी में देखें या अनुरेखित किए जा सकते हैं, परंतु सूचना विश्लेषण गतिविधि हेतु सुव्यवस्थित संगठित केंद्र का विचार अपेक्षाकृत नवीन है। ये एक तरीके से नया है। तो जो पीर प्रतिवेदन है, जो इसमें एक नए लेखकाएँ हैं कि वीनबर्ग प्रतिवेदन ने सूचना विश्लेषण केंद्र की भूमिका व उनकी महत्वता की व्यापक विवेचना की है। तो वो इसकी महत्वता के बारे में बताते हैं कि जो सर्वाधिक सबल सूचना है वो विज्ञान केंद्र की गतिविधियाँ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आंतरिक अंश हैं। ये केंद्र न केवल सूचना का प्रसार व पुनः प्राप्ति करते हैं, अपितु नई सूचना का भी सृजन करते हैं। तो कह सकते हैं कि जो डाटा की जो मात्रा है उसमें परिवर्तन आया है, और उसके प्रोसेस को भी अलग अलग किया गया है। तो
इस तरीके से क्या होता है कि जो ऐसे विज्ञान जो मध्यस्थ जो के बीच का काम करते हैं, जो स्वयं विज्ञान में योगदान देते हैं, वो सूचना विश्लेषण के लिए ना बहुत काम करते हैं। वे सूचना केंद्र की तकनीकी पुस्तकालय नहीं बल्कि तकनीकी संस्था बना देते हैं। उन्हें अच्छे तकनीक केंद्र का मूल शाश्वत देते हैं। तो इस तरीके से हम इससे बात कर सकते हैं कि जो सूचना विश्लेषण के कारण जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी ना, वो यूज़ में आने लगी हैं। यहाँ पर इसकी एक आपको तालिका भी दिखाई देगी कि इसमें क्या बता रखा है कि सूचना विज्ञान केंद्र की मुख्य गतिविधियाँ बता रखी है कि सूचना का चयन करना, फिर उन्हें ग्रंथ सूची और अध्ययन जागरूकता के लिए, फिर निष्कर्ष पे आते हैं, फिर मूल्यांकन करते हैं, फिर उसकी कसौटी। तो ये सारा है। अब आते हैं डाटा केंद्र। तो डाटा केंद्र क्या होते हैं? तो जहाँ भी डाटा का कलेक्शन होता है, जहाँ डाटा को इकट्ठा करके रखा जाता है, वो डाटा होता है। यानी डाटा का अर्थ एक नॉर्मल बता सकते हैं कि जो परिमाणित सूचना या संख्या रूप में प्रस्तुत सूचना। अगर वैज्ञानिक प्रयोग के समय लैबोरेटरी तथ्यों की बात करें तो वो अवलोकन करते हैं कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित अध्ययन में सर्वेक्षण के द्वारा ऐसी सूचना को प्राप्त की जाती है। तो डाटा केंद्र के बारे में ये है। अगर हम इसमें अभी देखें तो ये क्या कहते हैं कि डाटा के बारे में, तो इनका जो कहना है वो कहते हैं कि जो डाटा का प्रभावी ढंग से सुगमित करने के लिए इसका संकलन यानी कि उसको इकट्ठा करना, प्रोसेस करना और जिसकी ज़रूरत है उनको ये इन्फॉर्मेशन देना, तो वो सब के अंदर ही आएगा। तो वैज्ञानिक डाटा का प्रबंधन, संग्रहित डाटा के संपूर्ण आयतन, बढ़ती जटिलता के कारण वैज्ञानिक समुदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्गमशील आवश्यकताओं में से एक है। डाटा का प्रभावी सृजन, प्रबंधन व विश्लेषण में प्रारंभिक डाटा अधिग्रहण से लेकर डेटा के अंतिम विश्लेषण तक समाहित करने वाले सभी चरणार्थ युक्त उपागम की आवश्यकता होती है। तो इनका यहाँ पे इन्होंने बताया कि डाटा केंद्र किसको कह रहे हैं। ऐसी संस्थानिक प्रक्रिया को भी डाटा केंद्र के रूप में देखा जाता है। तो मैं इसकी नॉर्मल से आपको परिभाषा बताऊँ तो डाटा केंद्र एक ऐसा संगठन है जिसका संबंध परिमाणात्मक, संख्यात्मक तथा तथ्यात्मक आंकड़ों से होता है। इस केंद्र का कार्य है कि आंकड़ों का संग्रह करना, भंडार करना, व्यवस्थापन करना, विश्लेषण करना तथा फिर उसका प्रसार करना और मांगे जाने की संभावना होने पर उन आंकड़ों से संबंधित विभिन्न सेवाएं चलाना। इसके द्वारा चलाई जाने वाली सभी सेवाओं का दायरा अत्यंत ही फैला हुआ है, जैसे कि किसी भी पर्सन को उत्तर से संबंधित डाटा उपलब्ध कराना इसका एक सीधा सरल कार्य है। ओके, अभी हम बात करते हैं कि डेटा केंद्र के घटक के बारे में। तो यहाँ हमें इसके घटक बता रखे हैं कि डाटा क्षेत्र, डेटाबेस, उपयोगिता, फिर हमें इसकी क्या है कि गतिविधियाँ बता रखी हैं कि कौन कौन सी गतिविधियाँ कि डेटा को संग्रहित करना, फिर उन पर नियंत्रण करना, फिर उनका कॉरिडोर करना, फिर जिसे उसकी ज़रूरत है पहले फिर उसका भंडार करना, फिर डेटा पुनः प्राप्ति यानी जिसे ज़रूरत है उसको देना। अब आगे आते हैं कि क्लियरिंग हाउस या केंद्र। तो अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनके बारे में बात करें तो विनिर्देशक केंद्र कौन से होते हैं? ऐसे केंद्र यानी रेफरेंस सेंटर कि हम जब हमारे पास कोई भी डाटा होता है जो कि हमारे पास मतलब हमें डाटा चाहिए होता है, जैसे हमें किसी भी बुक की नीड है लाइब्रेरी से और हमें वो क्या है कि वो उस लाइब्रेरी में नहीं है, तो जो हमारे पास नहीं होती तो हम उसके लिए क्या करें कि जो लाइब्रेरी हमें रेफ़र करेगा, तो जो भी रेफ़र किया जाता है, जहाँ हमें रेफ़र किया जाता है, हमें किसी ने भी हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगी और वो हमारे पास नहीं है और हमने कहा कि तुम इसे इस जगह से ले लो, तो ये क्या होता है कि ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि रेफ़र करे जाते हैं तो रेफ़र सेंटर के रूप में देखा जाता है। तो ये भी कह सकता है कि लाइब्रेरी हो सकती है, गवर्नमेंट लाइब्रेरी ऑफिस हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, जो भी जिस भी तरीके की हमें जानकारी के लिए बताते हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि जो रेफरल सेंटर होते हैं ना, वैज्ञानिक व तकनीकी विषय से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं या कोई संगठन या उन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले लोगों या मतलब कह सकते हैं कि जो मध्यस्थ का काम करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं कि रेफरल सेंटर का नाम देते हैं। और हम इससे मतलब कुछ बता सकते हैं जैसे सूचना से संबंधित जैसे पुस्तकालय, सूचना मूल्यांकन केंद्र, ये सब कुछ इसके अंदर आते हैं। जो रेफरल सेंटर की बात करते हैं जो मतलब ये स्रोतों की सूचना प्रदान करने वाले संगठन होते हैं।
जिनमें किसी निर्धारित विषय पर वैज्ञानिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, उन्हें रेफरल सेंटर के अंदर लिया जाता है। अब क्लियरिंग हाउस की बात करें तो वो क्या होता है कि जो दस्तावेजों का जो भंडार होने के साथ साथ सूचनाओं के विवरण में संकलन प्रमुख एजेंसी के रूप में सेवा करने को अतिरिक्त उद्देश्य को भी पूरा करते हैं। जो क्लियरिंग हाउस जो होता है ना, वो रेफरल सेंटर का भी कार्य करना पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी रिकॉर्ड में दिए गए विषयों से संबंधित जो विषय परक प्रश्नों के लिए ना उनके संदर्भ दिए गए होते हैं। तो ऐसा इसमें भी देखने को मिलता है। तो मतलब सीधे कह सकते हैं कि जब हमारे पास कोई पुस्तक नहीं होती और किसी और से हमें पुस्तक लेनी पड़ती है और जब हम किसी को कहीं रेफ़र कर रहे होते हैं, तो वो सारा कुछ क्या होता है कि वीर निर्देशक केंद्र के अंदर आता है कि जो हमसे निर्देश कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। अब हम आते हैं कि विस्थानीकृत सूचनाएं केंद्र। तो गैर संस्थानिक की बात करें तो कि ऐसी कोई भी सूचना जो कि ऐसी कोई भी सर्विस सेंटर जो इंस्टीट्यूट के रूप में ना हो, जो गैर संस्थानिक रूप में है, जो कि बड़ी बिल्डिंग में ना हो, तो हम इन्हें क्या देखते हैं कि गैर संस्थानिक रूप में देखते हैं। कि उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं कि क्या है कि जो सूचनाओं के प्रबंधन का अधिकार प्रशिक्षित लोगों जैसे कि पुस्तकालयों या सूचनाओं व्यवसायों के समूह के पास संरक्षित है। समाज के संस्थानिक फुटकर सूचना विक्रेता के रूप में कार्य करने के कारण इस व्यवसाय की मजबूती को बल दे दिया मिला है। सूचनाओं की जो सार्वभौमिक अनुपलब्धता ने भी इस व्यवसाय को सामाजिक, संगठनात्मक एवं व्यक्तिगत स्तर पर भी उपयोगी भूमिका निभाने में सहायता प्रदान की है। तो कई मामलों में जो क्या है कि पुस्तकालय सूचना केंद्र जैसे कि प्राधिकृत संस्थानों के द्वारा सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं और अभी भी की जा सकती हैं। हालांकि पुस्तकालय यहाँ कम करते हुए जो प्रौद्योगिकी सूचनाओं को सीधे व्यक्ति तक पहुँचाने में सक्षम प्रतीत होती रही है। तो ये सारे इसके अंदर देखने को मिलती है। अगर हम आगे बात करते हैं कि मानव, इसमें क्या दे रखा है कि सूचना दलाल कौन होते हैं। जो सूचना दलाल क्या होता है कि जो एक, इसमें सीधे डेफिनेशन देखिए, सूचना दलाल एक व्यक्ति या फर्म है जो मांगे जाने पर समस्त स्रोतों का उपयोगी कर प्रश्नों का उत्तर देता है और लाभ हेतु व्यवसाय करता है। दलाली भुगतान यानी कि ये एक तरीके से बीच का काम करता है कि किसी चीज़ को हमें लेना है और वो दूसरे व्यक्ति के पास है, तो जो हमें दिलाएगा उसके बीच में ये हमें हमारी बात करा देगा। जो सूचना दलाल होते हैं वो देवा साक्ष्य प्रदान करने में महारत है। इन्हें अधिकांश कर्मी पुस्तकालय पृष्ठभूमि के रूप में पृष्ठ के होते हैं जो साहित्य, प्रलेख, आपूर्ति, पुनरावृत्ति सेवाएं प्रदान करते हैं। तो ये सारे इसमें हमें देखने को मिलता है। आगे हम अगर बात करें तो हमें इसमें बता रखा है कि मानव नेटवर्क जो पारंपरिक रूप से संबंध व सूचना विज्ञान का प्रमुख ध्यान केंद्र है। ठीक है, जो सूचना दलाल था मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी जानकारी रखता है, और दलाल कहीं भी हो सकते हैं, उनके पास में काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठा मिलती है। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं कि जो कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होती हैं। अब आते हैं ह्यूमन नेटवर्क, क्या कि जो इनका कहना है कि मानव नेटवर्क के बारे में कि बहुत सारे लोगों का एक नेटवर्क है, एक चैन है जो जिनके पास में मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ अगर हम इन्फॉर्मेशन कलेक्शन की बात करें तो वो भी एक तरीके से ह्यूमन नेटवर्क के थ्रू हमें मिल जाती है। तो मानव नेटवर्क का भी हमें इसमें सहयोग देखने को कई केंद्रों में भूमिका मिलती है। अब हम आगे बात करते हैं कि मानव सूचना नेटवर्क, सूचना प्रवाह। तो सूचना नेटवर्क से ही पता चल रहा है कि सूचनाओं के नेटवर्क यानी कि जो संचालित चैनल हैं उनको संचालित होना होता है। ये दो तरीके से होते हैं, औपचारिक व अनौपचारिक। तो जो औपचारिक चैनल होते हैं ना, वो विभिन्न स्तरों पर जैसे कि संचार प्रवाहों को परिनियमित करते हैं, निर्णायकों को जोड़ते हैं, फिर सूचना एवं निर्णय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके उत्पन्न करते हैं, फिर सामान्य प्रवाह के नीचे ऊपर के स्तरों को पुनः भरण व्यवस्था के साथ में निर्भर करते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें देखते हैं। और दूसरी ओर अनौपचारिक चैनल की बात करें तो इसमें क्या है कि ये उक्त दोनों संकल्पनाएं आवश्यकता परस्पर अपवर्जी नहीं है, परंतु उनके जो मध्यस्थ विभेद है ना वो किया गया है। जो औपचारिक प्रवाह हो और सहज अंतर अनौपचारिक संचार दोनों में देखने को मिलता है। और ये भी कह सकते हैं जो इनके नेटवर्क है ना, वह इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं कि स्टोर करते हैं, और ये ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है कि हमें देखने को मिल जाते हैं। वही है जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। अगर आगे बात करते हैं सूचना छिनक की, यानी कि जो सूचना होती है उसको फ़िल्टर के बारे में बात की गई है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई है और जो सही है गलत है हमें इसका कुछ पता नहीं है। तो जो जिस
उस सूचना को छिनक यानी कि फ़िल्टर किया जा रहा है और वो सही है या गलत है उसे बताया जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं कि हम फ़िल्टर सूचना छिनक के रूप में देखते हैं। सूचना छिनक यहाँ पे एक नवीनतम संकल्पना है, ये इसके अंदर बता दिया गया है। सूचना छिनक स्रोतों व सूचना उपयोक्ताओं के मध्यस्थ अनिवार्य मध्यस्थ होते हैं। अधिकतर प्रकरणों में सूचना व सूचना उपयोक्ता दोनों का ही परस्पर ज्ञान नहीं रखते हैं, जो उन्हें उपयोक्ता को आसन व दीर्घ वृद्धि आवश्यकता हेतु सर्वाधिक सूचना प्राप्त करने वाले मार्गदर्शन कर सकता है। तो जिन्हें उपयोक्ता व स्रोतों के मध्य तृतीय पक्ष के रूप में देखा जाए तो वो कहते हैं। तो जो कि क्या है कि जो सूचना फ़िल्टर है ना, तो वो क्या होता है कि जो ज़रूरतमंद लोगों तक सूचना पहुंचाने सहित कई प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ये सूचना स्रोतों एवं सूचना उपयोगकर्ता के बीच में भी एक मध्यस्थता का काम करते हैं। अधिकांश मामलों में कह सकते हैं कि जो सूचना स्रोत एवं सूचना उपयोगकर्ता है वो दोनों के पास में उपयोगकर्ता के जो प्रशासनिक सूचना प्रदान करने का उनका मार्गदर्शन का काम करता है। तो अब आगे देखते हैं हम विमाधीकरण। तो इसमें सीधा सीधा बता रखा है कि जो तृतीय पक्ष की आवश्यकता के बिना अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा सूचना की प्राप्ति है। अन्य शब्दों में कहें कि जो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा उपयोगकर्ता सेवाओं एवं सेवा प्रदाताओं प्रणालियों ऑनलाइन प्रणाली या अत्यंत अंतर्संबंध रखने में प्रोत्साहित होते हैं। अंतिम उपयोगकर्ता शासकीकरण निकट संबंध अंतिम उपयोगकर्ता सशक्तिकरण उपयोगकर्ता की सूचना अभिगम व उनकी स्वयं की आवश्यकताओं के अनुरूप सूचना पुनर्प्राप्ति हेतु आवश्यक कौशल कार्य करने में विनिष्ठ हैं। ठीक है, उसके अंदर हम उसके बाद हम देखते हैं कि ज्ञान मध्यस्थ। तो ज्ञान मध्यस्थ कौन होते हैं, क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जो पुस्तकालय उपयोक्ताओं के ज्ञान के विद्वान निकाय के अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तो हम कह सकते हैं जो ज्ञान की मध्यस्थता रखने की प्रक्रिया में संलग्न संस्था या व्यक्ति को ज्ञान मध्यस्थ कहा जाता है। जो ज्ञान मध्यस्थता की प्रक्रिया में ना पुस्तकालय ज्ञान को मौजूदा निकाय के रूप में उपयोगकर्ता को पूरी पहचान प्रदान करते हैं तथा ज्ञान प्रदान करने वाले संसाधन को प्राप्त करने में उनकी सहायता करते हैं। फिर निश्चित रूप से सूचना स्थानांतरण की श्रृंखला में एक बड़ी कड़ी का काम करते हैं। तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं। अब हम भारतीय स्थिति के बारे में बताया गया कि भारतीय स्थिति क्या है। 1947 में जब शासन स्वतंत्र जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था उसके बाद की इसमें परिस्थिति के बारे में बता रही है। पुस्तकालय कैसे थे, क्या था, उनका ढांचा क्या था, तो ये सब कुछ है। फिर इसका शब्द प्रतिरूप बता रखा है, फिर शब्द भावी दिशाएँ बता रखी हैं और ज्ञान आधारित जो सूचना समाज की भूमिका यहाँ पे बता रखी है कि वो कैसा था, कि उसकी भूमिका कार्य क्या थे, छिन्नक जो अभी हमने ऊपर सारा डिस्कस करा है वो सारा यहाँ आ जाएगा। इंटरनेट, वेबसाइट, रणनीति, तो इस सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यहाँ इसके सूचना संचालक, प्रभावी उपयोक्ता, भारतीय जनता संस्थानों के आधार पर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के बारे में बात की गई है। और अगर हम यहाँ पे मेन क्वेश्चन की बात करें तो मेन क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि जो सूचना केंद्र होते हैं ना उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनके प्रकारों के बारे में बताओ, या सूचना विश्लेषण का पूछ लेते हैं शॉर्ट नोट्स में, या विस्थापनीकरण के बारे में पूछना। अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें सारा ही लिख सकते हैं जो जो आपको इसमें याद आता है। जो इग्नू का होता है ना कि वो ये चाहते हैं कि आप शुरू से लेकर एंड तक उन्हें बताओ कि सूचना होती क्या है, फिर उसके डाटा केंद्र के बारे में, जो उसके टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब सब कुछ क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा बता दोगे तो उस हिसाब से जब वो पूरा क्वेश्चन तैयार होता है ना तो बस उनको क्या होता है कि डिटेल में सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चाहिए होता है कि एक तो आप सारे पॉइंट याद रखो कि कितने टाइप होते हैं, जैसे क्लियरिंग हाउस, लाइब्रेरी, डाटा केंद्र। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप बताएंगे तो मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन अच्छे से आंसर तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो यार प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।